हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज अपना चौथा वीडियो आ रहा है। तो कई बार आप बच्चों ने शुक्रिया भी अदा किया, वीडियो को शेयर भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैं हो सकूँ बच्चों आपको क्या है, कमेंट में कोई प्रश्न भी डाला करें आप। तो उससे पहले क्या होगा कि आपके एक प्रश्न पूछने से कई बच्चों को ये डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप क्या करें, जिस चैप्टर को पढ़ाएं उस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न हैं आप कमेंट में लिख दिया करें। जैसा भी आपका कोई प्रश्न था वो आप कमेंट में डाल के रख दिया करें। उनके बाद में क्या होंगे, जो कमेंट के प्रश्न है उनका पहले जवाब देंगे और बाद में जो आगे के टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक मैंने कल आपको प्रश्न दिया था कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आपने कहा फैराडे या फैराडे। तो आपने यह कहा कि एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम होते हैं। यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अब दूसरा मैंने एक आपको यह प्रश्न दिया कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, 10 × 10⁹। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत इकाई। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है जिसका मान होता है 3 × 10⁹ प्लस में ESU या स्थिर विद्युत इकाई, या अन्य मात्रक इसका फ्रैंकलिन है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, या एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ ESU। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्थिर विद्युत इकाई। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे बोलते हैं, कई बार फैराडे भी बोलते हैं। इसका जो मान होता है वो 96,500 कूलाम होते हैं। ये तो था कल के डाउट्स। अब देखते हैं योजकता का नियम। विद्युत आवेश में योजकता का नियम या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इसकी पहले परिभाषा समझते हैं। बहुत आसान सी चीज है। देखो, एक निकाय है, एक निकाय में बहुत सारे चार्ज उपस्थित हैं और सारे चार्जों का योगफल करके और एक उसमें उपस्थित सभी आवेशों का योगफल वो बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं योजकता का नियम। योजकता का मतलब होता है ऐड करना, सारे चार्ज को ऐड करना। तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। योजकता का नियम, या यह बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र में योजकता का नियम। तब देखो नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत आवेश में योजकता का नियम। देखो बच्चा, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ गया। पहले अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से इसकी परिभाषा भी बन गई, उसके डेरिवेशन भी निकल जाएंगे और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। देखो ध्यान से, ये एक निकाय है। इस निकाय में बहुत सारे चार्ज उपस्थित हैं। क्या क्या चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। 1 से लेकर 5 Q5 तक चार्ज उपस्थित है। एक निकाय है या एक सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज उपस्थित हैं। क्या क्या चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, या n नंबर चार्ज भी हो सकते हैं। तो इसका जब सूत्र बनाते हैं तो क्या है, परिभाषा यह कहती है कि इस निकाय में सभी आवेशों का योग और बीजगणितीय आवेशों के सभी योगफल के बराबर होता हो, उसे विद्युत आवेश के में योजकता का नियम या विद्युत आवेश का योजकता का नियम या विद्युत आवेश में योजकता का नियम कहते हैं। जैसे इसका सूत्र कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये सिग्मा Q ये व्यक्त करता है टोटल चार्ज, और इसमें कितने चार्ज उपस्थित हैं उसका योगफल। Q1, Q2, Q3, Q4 प्लस Q5। अगर ये चार्ज n हो, अगर आप कहोगे कि ये जो चार्ज Qn हो
तो इसका जो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, सिग्मा क्यू, इसका मतलब होता है बीजगणितीय आवेश का योगफल, और वो किसके बराबर होता है, समस्त आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये आपका एन सीरीज के आवेशों का योगफल हो गया। अगर कई बार आपको न्यूमेरिकल में कई बार प्रश्न दिया जाता है कि Q1 का मान कुछ अलग है, Q2 का अलग है, Q3 का अलग है, Q4 का अलग है, Q5 का अलग है, इनका योगफल और सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर हो, उसे बोलते हैं विद्युत आवेश में योजकता का नियम। तो आपको यह समझ में आ गया कि एक सिस्टम है, एक निकाय है, इस निकाय में बहुत सारे चार्ज उपस्थित हैं। कितने चार्ज हैं, इसमें पहले पार्ट में अपन 5 लिए थे, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अगर Q5 तक हो तब तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप फॉर्मूला बोल सकते हो या सूत्र बोल सकते हो। अगर n चार्ज हो, कोई भी निकाय में एक से ज्यादा हो, n सीरीज तक हो, तब आपका सामान्य फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसमें यह हो जाएगा कि सिग्मा क्यू है, यह तो सभी आवेशों का योगफल, कहने का मतलब इनका टोटल चार्ज का मान और इस चार्ज के इक्वल होता है, कहने का मतलब इस टोटल चार्ज फल के बराबर होता है, योगफल कर देता है। ये योग करके एक वैल्यू जो आती है कुल टोटल नेट बल या कुल टोटल चार्ज बल, वो उस सिग्मा क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका महत्व इतना सा है, आप इजीकरण तौर पे समझ सकते हो। कहने का मतलब सभी चार्जों का योगफल करने के बाद जो एक राशि आती है या एक मान आता है, वो मान सिग्मा क्यू से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऊपर छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देखो बहुत इजी है, यही मैं ले रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ। देखो मैंने लिया 4 कूलाम Q1 का मान, और Q2 का मान कितना लिया, 3 कूलाम, और Q3 का मान मैंने कितना लिया, 1 कूलाम, और Q4 का मान मैंने कितना लिया, 5 कूलाम, किसके, माइनस के 5 कूलाम, और Q5, और मैं यहाँ एन सीरीज को हटा रहा हूं, Q5 का मान ले रहा हूं 6 कूलाम, तो आप इसको प्लस मान सकते हो 6 कूलाम। अब मैं आप कहूं कि इसके सभी उपस्थित आवेश के योगफल का मान ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, इस फॉर्मूले में आप मान रखोगे। तो आप जब मान रखोगे तो ये नीचे वाला फॉर्मूला है, वो 1 मिनट के लिए मैं क्या हटा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो और मेरे को बताओ आप साथ साथ में कि सिग्मा क्यू बराबर Q1 का मान कितना था, 4 कूलाम, तो आपने यहां रख दिया 4 कूलाम। Q2 का मान कितना था, 3 कूलाम। Q3 का मान कितना था, 1 कूलाम, और Q4 का मान है -5 कूलाम, तो आप तो या तो ऐसे भी रख सकते हो, और Q5 का मान है 6 कूलाम। अब धनात्मक संख्या एक तरफ, ऋणात्मक संख्या एक तरफ, तो लिखोगे सिग्मा क्यू बराबर 4 3 7 1 8 8 6 14, तो ये 14 कूलाम। ये तो हो गए पॉजिटिव, माइनस प्लस और माइनस, तो ये माइनस चिन्ह में व्यक्त हो जाता है, तो ये जाएगा 5 कूलाम। तो सिग्मा क्यू का जो मान है वो क्या जाएगा, 9 कूलाम। ये 9 कूलाम किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। तो टोटल आवेश के बीजगणितीय योगफल का मान कितना हो गया, 9 कूलाम। अगर ये संख्या ऋणात्मक होती तो ये ऋणात्मक का चिन्ह आ जाता है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया छोटा सा। तो आपको क्या है, इस डायग्राम से एक तो आपको सूत्र का ड्राइव करना आ गया, एक आप एग्जाम्पल भी निकाल दिए और आप इसकी परिभाषा भी निकाल दी। परिभाषा कैसे बनाई थी, आपने ये बनाई कि एक ब्रह्मांड या एक सिस्टम में एक से सारे चार्ज है, उसका योग और सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होते हैं, उसे विद्युत आवेश में योजकता का नियम या विद्युत आवेश का योजकता का नियम कहते हैं। बाद में आपने एक सिस्टम लिया, सिस्टम में 1 से लेकर 5 आवेश लिए, इन आवेशों का योगफल लिया, तो आपका एक सामान्य फॉर्मूला बन गया। दूसरा आपने क्या किया, फॉर्मूला बनने के बाद एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल लेने के बाद आपने क्या किया, इसका टोटल नेट आवेश या टोटल जो चार्ज बोलते हो आप, वो आपने ज्ञात कर दिया। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, यह प्रश्न छोड़कर आप कमेंट में डालना कि इसका कितना आंसर आता है। प्रश्न यह है आपके सामने, मैं छोटा सा प्रश्न राइट डाउन कर रहा हूं, इसका सोल्व करके और आप एक बार इसका आंसर बता के भेजना कि इसका आंसर कितना आ रहा है और कितने बच्चों को ये समझ में आ रहे हैं, और साथ साथ में आप लिखने की भी कोशिश किया करें। जो भी सर है वो आपको ट्रिक बता देंगे, और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आप लगातार अभ्यास करते जाएं, तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको इससे संबंधित 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटे छोटे,
वो एग्जाम्पल आपको करने हैं तो आपका ये टॉपिक याद हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल देखो, वो आपको करके आंसर देने हैं। और अगर जो जैसा आंसर आपका आया, कल आपको मैच करना है, मिलाना है कि वास्तव में आंसर सही है या गलत है, वो आंसर मैं कल आते ही आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखते हैं कि वो एग्जाम्पल कौन से हैं। दो पर्सन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ध्यान से देखो, आप सोच समझ के आंसर देना इसकी। पहला एग्जाम्पल है आपका, ये है योजकता का नियम। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में Q1 का जो मान है वो 5 कूलाम है, Q2 का मान है वो 6 कूलाम है, और Q3 का मान है वो 9 कूलाम है, और Q4 का मान है 1 कूलाम है, और Q5 का मान है वो 15 कूलाम है। किसके? ऋणात्मक की। ध्यान से देखना कि फर्स्ट एग्जाम में टोटल जो चार्ज है, और आपका फॉर्मूला ये लगेगा सिग्मा Q बराबर Q1 Q2 Q3 Q4 प्लस Q5। ये आपको एग्जाम्पल निकालना है इस सूत्र की सहायता से। ये आपका सूत्र हो गया। इसमें यह बताना है कि इसमें टोटल चार्ज का मान कितना आता है, धनात्मक है या ऋणात्मक। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रहा हूं मैं, Q1 का मान है -5 कूलाम, और Q2 का मान है 3 कूलाम, और Q3 का मान है 9 कूलाम, और Q4 का मान है -7 कूलाम, और Q5 का मान है -8 कूलाम, और Q6 का मान है 31 कूलाम, और Q7 का मान है -30 कूलाम, और टोटल आवेश का मान ज्ञात करना है। ये आंसर आने से क्या होगा, एक तो आपकी परिभाषा याद होगी, एक आपका सूत्र करने का तरीका याद आ जाएगा, एक आप एग्जाम्पल जैसे याद करते हो तो इसके पीछे की जितना भी डेरिवेशन का डायग्राम का बनाने का डिजाइन था, कैसे ड्राइव होते हैं सूत्र, ये हर एक चीज क्लियर हो जाती है न्यूमेरिकल के अंदर। तब आप इसमें क्या है, Q1 से लेकर Q7 तक का मान ज्ञात करना है। तो मैं एक बार अच्छी तरीके से रिपीट कर देता हूं प्रश्न को। Q1 का मान है -5 कूलाम, अच्छे से लिख देता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। 5 कूलाम माइनस के Q2 का जो मान है वह है 3 कूलाम पॉजिटिव, और Q3 का मान है 9 कूलाम पॉजिटिव, Q4 का मान है -7 कूलाम, और Q5 का मान है -8 कूलाम, और Q6 का मान है +31 कूलाम, और Q7 का है -30 कूलाम, और टोटल आवेश का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से दिख रहा आपको, यह प्रश्न आप नोट कर लेना। यह वीडियो के माध्यम में जैसे आप रीड कर रहे होते हो उस समय रोककर वीडियो को यह आंसर निकाल कर और आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसका आंसर ये आएगा, इसमें कोई डाउट्स है आपको तो आप बता देना कमेंट करके। आप प्रश्न जरूर डाला करें कमेंट में। मैं मानता हूं आप मेरे प्रति अप्रिशिएट पैदा कर रहे हो कि आपने थैंक यू की कि सर आपकी वीडियो अच्छी बन रही है, आप बता अच्छे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ साथ में थोड़े से प्रश्न भी डाला करें, उससे क्या होगा कि मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा, और लगना चाहिए कि देखो बच्चे जिज्ञासा हैं और साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं। अब कोई आपका रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं कैसे समझूंगा, मैं तो डायरेक्ट आपके सामने ऑनलाइन आ रहा हूँ। ऑफलाइन आता तो मैं एक बच्चे के जाकर देख भी सकता था। अब ऑनलाइन के माध्यम से क्या है, जो मैं बात को रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ उतनी बात का पालन हो रहा है। अब पीछे से आप इस वीडियो को कैसे देखते हो, क्या एक्सप्लेनेशन करते हो क्या नहीं, देखो आप समय दे रहे हो तो कुछ सीख के जाओ तो आपको बेनिफिट मिले। और यह लगना चाहिए कि जितना मैं समय दिया कुछ सीख के गए। एक चैप्टर भले ही आपने 10 दिन लगाई, बट वो चैप्टर इतना अच्छा याद होना चाहिए कि वो दूसरा जैसे चैप्टर शुरू हो तो आपका पहला चैप्टर इतना अच्छा मजबूत होगा तो दूसरे चैप्टर को समझने में आपको आधा समय नहीं लगेगा, वो मुश्किलें नहीं आएंगी। और ये साइंस की डिपार्टमेंट यही कहती है कि आप चैप्टर को पढ़ते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, और नेक्स्ट जो चैप्टर्स आते हैं वो इजीकरण होना शुरू हो जाते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं और समझ बढ़ती जाती है। तो आप इन प्रश्न का उत्तर करना। आगे का पार्ट देखते हैं, आवेश का क्वांटीकृत राशि। कि आवेश में क्वांटीकरण या क्वांटीकृत राशि क्या होती है, इसका क्या योगदान है, वो आप देखते हैं। प्रश्न ने आपने नोट कर लिया होगा, यह प्रश्न नोट कर लिया तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकृत राशि मिटा रहा हूं। देखो, आवेश का क्वांटीकरण या विद्युत आवेश का क्वांटीकरण भी बोलते हैं इसको कई बार, विद्युत आवेश
का क्वांटिटी, या इसको छोटा भी लिखते हैं कई जगह, क्वांटीकृत राशि। विद्युत आवेश का क्वांटीकृत राशि, क्वांटीकरण का मतलब होता है क्वांटम। वह मान जो छोटा से छोटा मान हो, उस मान को एक अन्य मान या उससे छोटे मान को डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्वांटीकृत राशि। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मान है, इलेक्ट्रॉन का जो ई का जो मान है, वो सबसे छोटा मान है 1.6 किसका, माइनस का 10 की घात -19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान है, इससे छोटा कोई मान नहीं होता है। इस मान को अपन एक क्वांटीकृत राशि कर देते हैं। अब ये कह रहा है, मिलिकन ने खोज करके ये बताया था, तेल के ऊपर खोज करके उसने ये निष्कर्ष निकाला कि आवेश का वह मान, छोटा से छोटा मान होता है इलेक्ट्रॉन का मान, वो जब किसी संख्या में डिवाइड करते हैं, वो संख्या अगर पूर्णांक में आती है, वो जो पूर्णांक का मान होता है उसको बोलते हैं क्वांटीकृत राशि। जैसे कई बार एग्जाम्पल में ये दिया होता है 3.2 × 10 की घात 19 कूलम, ये आपको प्रश्न में दे रखा है और आपको यह पूछ रखा है इसकी क्वांटीकृत राशि ज्ञात कीजिए। तो करना क्या होता है, इस संख्या में आपको इलेक्ट्रॉन का डिवाइड करना होता है और जो मान आता है उस मान को बोलते हैं क्वांटीकृत राशि। अब वो मान पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर वो पूर्णांक में है, पूर्णांक का मतलब एक संख्या में, वो भिन्न में होता है पॉइंटों में, दशमलव में जो आती है, उस मान को अपन क्वांटीकृत राशि नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रही है, कुछ मान बच रहा हुआ है, उस मान को अपन क्वांटीकृत नहीं बोल सकते। क्वांटीकरण का मतलब होता है, एक तौर पे आप समझो कि सीधा सीधा भाग चला जाए। जैसे 2 में 2 का भाग देंगे 1 बच जाता है, जो 1 है वो मान क्वांटीकृत राशि को डिनोट करते हैं। अब 3 जो संख्या, उसमें 2 का जब भाग देंगे, जो एक शेषफल बच जाएगा, उस संख्या को अपन क्वांटीकृत राशि नहीं बोल सकते क्योंकि वो मान भिन्न में जा रहा है। तो अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये मान आपका डायरेक्ट जा सकता है 2। तो अब इसका जो मान है, वो क्वांटीकृत राशि का जो मान है वो कितना जाएगा, 2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ही होता है Q बराबर +-NE, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से क्या निष्कर्ष निकलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो मान को डिनोट करता है। ये आवेश है, आवेश, इसको Q से व्यक्त करते हैं। Q का जो मान है +-NE, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव बात को व्यक्त करता है कि जो आने वाली संख्या वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और Q एक चार्ज है। अब अपन इसके ऊपर क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले एक बार मैं और समझा देता हूँ। विद्युत आवेश का क्वांटीकृत राशि, क्वांटीकृत राशि का महत्व ये होता है कि वह छोटा से छोटा मान, उस मान को अन्य मान में विभक्त नहीं किया जा सकता हो, उसे बोलते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकृत राशि। जैसे इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 × 10 की घात 19 कूलम। अब किसी संख्या में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं और वो जो संख्या पूर्णांक में आती है वो तो जाती है क्वांटीकृत राशि, और जो संख्याएं पूर्णांक में नहीं आती हैं उसको अपन क्वांटीकृत राशि नहीं कह सकते। जैसे इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल Q बोल सकते हैं, स्मॉल q भी ले सकते हैं, +-NE, इसका फॉर्मूला है। इस पे एक एग्जाम्पल निकालेंगे आपके सामने। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल समझाने के बाद दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप प्रश्न बनाकर मेरे को आंसर देख के बताना कि इसका आंसर क्या आ सकता है, ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। देखो ध्यान से देखो, मैं 2 प्रश्न ले रहा हूं आपके सामने। सूत्र है Q बराबर +-NE, ये एक फॉर्मूला आया था। अब फॉर्मूले में वो ये पूछ रहा है कि आपके पास में संख्या दे दी Q बराबर N.E, वो ये कह रहा है कि N है वो है 2 और आवेश का मान पूछ रखा है, संख्या दे रखी है 2 और आपसे Q का मान पूछ रखा है, और E का मान वो नहीं दिया होगा, E को मान आपको बाय डिफॉल्ट रखना होगा। तो पहले टेक्निकल तौर पे ये समझते हैं कि सर ने ये कहा है कि N का मान तो 2 दे रखा है, तो इसके ऊपर न तो कोई मात्रक आएगा क्योंकि N एक नंबर है, एक संख्या है, वो संख्या दे रखी है 2 और आपसे पूछ रखा है कितने आवेश हो सकते हैं। दूसरे
कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने आवेश या कितने कूलाम बोल सकते हैं, आवेश का मात्रक कितने हो सकते हैं। ध्यान से देखो आप इस फॉर्मूले में ये मान रखो Q बराबर NE। यहाँ दिया गया क्या है वो देखो, दिया गया है N का मान 2 और E का मान बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो आप आवेश का मान ज्ञात कर सकते हो। Q बराबर N डॉट E की जगह लिखोगे 2 गुणा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो टोटल जब डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, तो ये नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव में सिंबल आ जाएगा और ये आपका मान हो जाएगा। अब इसी पर्सन को मैं चेंज कर रहा हूं, पर्सन को मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ध्यान से देखो। एक आपके सामने पर्सन है, इसमें क्या दिया गया। अब जैसे अपन पर्सन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि संख्या क्या दी गई है। जैसे पर्सन दिया होता उसी को नोट करते हुए आप इसका हल लिख सकते हो। हल में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। दिया गया है कूलाम का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम। और पूछ क्या रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपके पास में नंबर पूछ रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना वो संख्या कितनी हो सकती है और एक का मान आपको पता है। तो क्या ज्ञात करना है, इस सूत्र की सहायता से आपको n ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपका होता है Q बराबर NE। ये आपकी फॉर्मूला आ गया समीकरण नंबर 1, ये आपका सूत्र हो गया। अब आपसे पूछ रखा है n, तो n का जब व्यक्त करोगे तो क्या लिखोगे, Q बट्टा E, ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे। तो n का जो मान है वो आ जाएगा 1 कूलाम, नीचे क्या जाएगा, ध्यान से देखो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये कूलाम से कूलाम सिंबल चला जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो संख्या है ये आपके सामने आ जाएगी 10⁻19। पॉजिटिव हो जाएंगे या नेगेटिव है, ऊपर जाते पॉजिटिव हो जाएगी 1.6। अब आप क्या करो, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या इसी संख्या को आप कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो ध्यान से। n बराबर 10⁻1 गुणा 10⁻18 बटा 1.6, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश बाहर से। तो इसका जो मान है वो मान मैं यहां ले रहा हूं दोबारा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और मिटाकर यहां ड्राइव करते हैं इसको। इसका कितना मान आ सकता है, n का जो मान है वो आ रहा है 10⁻1 गुणा 10⁻18 बटा 1.6 और अंश बाहर को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो संख्या है वो जाएगी 100 बटा 16 गुणा 10⁻18, क्योंकि घात हमेशा जुड़ती है। तो ये घात है 18 और 1 19, तो आपकी जो टोटल घात हो जाएगी 10⁻19, 19 से 1.6। इस पॉइंट को हटाने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या तो हो गई 16 और ये 10⁻1 और ये 10⁻1, तो इसका हो गया 10⁻2 या 100। आप इसका जो मान है 10⁻2 या 100 दोनों एक ही बात है, आप लिख सकते हो। अब जो इसका आंसर आएगा n का मान, तो आप ध्यान से देखो कि 16 में 100 का भाग देंगे तो 6 बच जाएगा, 4 बचेंगे, 40 बचेंगे, तो 16 दूनी 32, 8 बचेंगे और 8 में जो 40, तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये आपके पास नंबर आएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। इसमें कोई सिंबल नहीं आएगा, कोई मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि n तो एक नंबर है, संख्या है, तो वो संख्या को डिनोट कर रहा है। ये आपके पास में 2 एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को मैं एक तरीके से अच्छी तरह से समझा देता हूँ, 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप इसकी ट्राई करके देखना कैसे निकलते हैं। प्रश्न ये था, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपने ये देखा कि Q का जो मान है, Q का मान है वो तो दे रखा है 1 कूलाम, और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं n का मान पूछ रखा है
एक का मान आपको बाय डिफॉल्ट याद करके रखना है, वो आपको सूत्र में यूज करना है। अब n बराबर q बराबर एन ई, ये क्वांटिकत राशि का सूत्र है। आपसे क्या पूछ रखा है, n पूछ रखा है, तो e है वो q के नीचे आ जाएगा। जैसे q का जो मान है वो 1 कूलाम है, 1 कूलाम रख दिया, e का मान है वो 1 का मान रख दिया। अब आपने क्या किया कि 10 की घात 19, ये जो माइनस का था ये पॉजिटिव हो गया, और ये 1.6 है वो 1.6 आ गया, और ये मान पॉजिटिव ले रखे हैं अपन बेटा। तो ये पॉजिटिव लेने से यहाँ इलेक्ट्रॉन का मान भी पॉजिटिव डिनोट कर दिया। अब आपके प्रश्न में शंका रही है कि आंसर नेगेटिव ले सकते हैं, हाँ नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को व्यक्त करता है। तो इस मान को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का मान मैंने क्या किया, पॉजिटिव डिनोट कर दिया। अगर वहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मान नेगेटिव लेना होता। अब ये पॉजिटिव होने से क्या होगा, 10 की घात 19 1.6। अब मैंने क्या किया, इसकी जो पावर होती हैं वो हमेशा जुड़ जाती हैं, तो मैं इस संख्या को इस संख्या में भी व्यक्त कर सकता हूँ, जो जैसे ऊपर लिखी हुई 10 की घात 1 और 10 की घात 18। घात हमेशा जुड़ती है, तो ये 19 हो जाएंगी, ये 19 यहाँ है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को उठाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो 10 में 1.6 का भाग दोगे तो ये थोड़ा सा क्या डिवाइडेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो इसको पूर्णांक में करने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका टोटल हो गया 100/16, और ये हो गया 10 की घात 18। अब आप ये देखते हो कि 100 में 16 का जब भाग देके तो 6.25 पर जाता है, 6.25, और ये घात आपके सामने आ गई। और ये नंबर पूछ रखा है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम। अब आपके सामने एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं। क्या प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको सोल्व करके आप उसको बनाने की कोशिश करके मेरे को आंसर बताना, आपके पास इजीकरण हो जाएगा। ये होते ही मेरे को लगेगा कि वहाँ वास्तव में बच्चे बड़े एक्टिव हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो प्रश्न भी आ रहे हैं, और ये इजी होते होते चैप्टर पूरा हो जाएगा। इतनी सी छोटी सी किताब है और आप कवर कर सकते हो। देखो प्रश्न क्या है वो देखो ध्यान से। प्रश्न आपके सामने सेंटर में लिख रहा हूं, जो आपको दिखाई देते। प्रश्न है 2 कूलाम आवेश में 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रश्न आपके सामने ये दे रहा हूं कि आपका जो सूत्र है Q बराबर एन ई, इसमें यह कह रहा है कि n की जो संख्या है वो है 6, और e का मान वो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है, और वो आवेश का मान पूछ रखा है, कितने आवेश हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न यह है कि 1 माइक्रो कूलाम, ध्यान से देखना इस प्रश्न को, 1 माइक्रो कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। एक माइक्रो कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आपके सामने 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्न का जवाब कल देंगे, कल आते ही आपको ये कोशिश करके ट्राई करने, कमेंट्स में करना आंसर वगैरह। एक्सप्लेनेशन जैसे भी आप एक्सप्लेनेशन करो तो एक काम करना, एक्सप्लेनेशन करने का ये है कि आप पूरे के पूरा आंसर राइटिंग कमेंट्स में नहीं लिख सके हो तो आप क्या करें कि रफ कॉपी और पेन में जो सॉल्यूशन किया होता है वो सॉल्यूशन किया हुआ सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल से आप उस पोस्ट को अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यह समझ में आ जाएगा कि इन्हें कैलकुलेशन की, जैसे भी इन्होंने पेन चलाया, किस विधि से चलाया, कैसे इन्होंने क्वेश्चन को सोल्व किए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में आंसर निकाल कर सीधा आंसर बता देना मेरे को, लगभग मेरे को आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा और ये कैसे उन्होंने सोल्व किया। जैसे मैं कल आऊँगा तो जितने भी ये प्रश्न दिए इन प्रश्नों के मैं डाउट के क्लियर करूंगा, और आपके कमेंट के जितने भी जो प्रश्न हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में जरूर प्रश्न पूछोगे आप मेरे से, उन प्रश्नों को मैं जवाब दूंगा। एक
सिस्टम ऐसा रखते हैं कि सप्ताह भर में पढ़ाए गए चीज़ों के बारे में जितना भी आपने अध्ययन किया, उनसे संबंधित जितनी भी क्यूरीज होती हैं वो एक लेक्चर के अंदर उनका सॉल्यूशन देंगे। उससे क्या होता है, बच्चे के डाउट्स क्लियर होते हैं और पढ़ने में इंटरेस्टिंग आती है और उसको ये भी पता चलता है स्टूडेंट को कि मैंने कितनी चीज़ें याद कर रखी, कितनी चीज़ें मेरे को याद करने की ज़रूरत है और कितनी चीज़ मैंने पढ़ रखी है। इसमें इंटरेस्ट बना रहता है टीचर और बच्चों के बीच में। अब मैं आपको टॉपिक करता हूँ नेक्स्ट, कूलॉम का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कूलॉम का नियम को देखते हैं, डायग्राम, उसकी परिभाषा और वो कैसे ड्राइव होता है सूत्र। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार परीक्षा में आता है। छोटा पर्सन परिभाषा पूछ लेते हैं, सूत्र पूछ लेते हैं, मान पूछ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम का नियम। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कूलॉम का नियम। इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। अब मैं इसके ऊपर एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना कि इस डायग्राम में क्या है। एक तो बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। यहाँ पे आवेश है Q1, यहाँ पे आवेश है Q2 और इनके मध्य की दूरी है वो R है। ध्यान से देखना, बिंदु ए व बी के ऊपर जो आवेश है वो Q1 Q2 है और उनके मध्य की दूरी R है। अब इनको लेकर एक परिभाषा बनाते हैं। देखो, तो कूलॉम का जो नियम कहता है कि निर्वात या वायु में दो बिंदु स्थित हैं, दोनों आवेशों का मान समान है, उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती, और ये जो R दूरी दे रखी है, ये दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बोलते हैं कूलॉम का नियम। तो क्या करते हैं कि पहले अपन सूत्र लिखते हैं, उस सूत्र लिखकर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ये प्लस Q है, प्लस Q, और ये Q2 भी क्या है, प्लस। अब आप मेरे को बताओ कि आपने जस्ट दूसरा वीडियो जब आप पढ़ा तो उसमें ये देखा कि समान प्रकृति के आवेश में जो लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन दोनों आवेश में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो ये दोनों आवेश बाहर की तरफ होंगे। अगर ये पॉजिटिव आवेश है और Q2 क्या है, नेगेटिव आवेश है, इन दोनों आवेश की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण होगी, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। विपरीत प्रकृति आवेश में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगने से ये दोनों आवेश की जो डायरेक्शन है ये पास में हो जाएगी। तो कूलॉम का नियम पहले तो ये क्लियर हो गया कि दो आवेश हैं Q1 Q2, तो समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। असमान प्रकृति के आवेश हैं वो आकर्षण लगता है, वो गुणनफल के समानुपाती होते हैं और R के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसे बोलते हैं कूलॉम का नियम। जैसे सूत्र लेते हैं, अब आप क्या करते हैं, इस चिन्ह को मैं हटा देता हूं। अब ये चार्ज दोनों पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इसके बाय डिफॉल्ट सिंबल प्लस है, ये प्लस है, बट यहाँ संकेत की जगह मैंने सिंबल अलग अलग दे रखे हैं। ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये सिचुएशन पे निर्भर करता है, आंकिंग पर्सन या न्यूमेरिकल पे, कि इन्होंने Q1 Q2 का क्या मान दे रखा है। तो इस सूत्र को ड्राइव करने से पहले क्या करते हैं, F है वो बल लगता है कूलॉम के नियम के अनुसार। ये समानुपाती का चिन्ह है। अब आप देखो Q1 Q2 के समानुपाती है, तो Q1 Q2 के समानुपाती, ये इक्वेशन तो हो गई एक। और दूसरी इक्वेशन हो गई R के सामने F व्युत्क्रमानुपाती 1/R का स्क्वायर। ये जो संकेत है ये तो होता है समानुपाती, और जो संख्याएं हर में आती हैं, बट्टा के नीचे आते हैं, उसको बोल देते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण नंबर हो गई 2। इन समीकरण नंबर 1 व 2 को एक साथ रखेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को एक साथ रख देते। तो क्या आंसर आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। यह इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी।
दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे। अब समानुपाती चिन्ह जैसे हटाएंगे तो यहाँ के ले लेंगे। क्या ले लेंगे? के। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपकी 4 हो गई। अब कह रहे के का जो मान है वो कूलॉम के नियम के अनुसार इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान होता है, तो इस के की मान की जगह आप ये रखोगे तो आपका एक अन्य मान ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन गया। ये कूलॉम का सूत्र है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कूलॉम का नियम क्या है। तो अब आपको परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? तो परिभाषा आप ऐसे लिखोगे कि दो स्थिर बिंदु निर्वात में स्थित हो, निर्वात हो या वायु हो या हवा हो, वहां बिंदु रखे हुए हैं दो। उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल या तो वो आकर्षण प्रकृति का होगा या वो प्रतिकर्षण प्रकृति के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उनके मध्य की आर के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बोलते हैं कूलॉम का नियम। और ये आपका हो गया डायग्राम। और ये आपकी इक्वेशन हो गई कि एफ का जो ये बल है ये आवेश के तो क्या होता है समानुपाती और दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखोगे तो ये आर स्क्वायर Q1 Q2 नीचे आ जाएगा और समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो यहाँ के रखेंगे। के क्या है? एक पैराद्युतांक भी बोलते हैं या नियतांक भी कहते हैं। तो के को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि समानुपाती नियतांक होता है। और समानुपाती नियतांक का अन्य मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या बोल सकते हो एप्सिलॉन 0। ये ई के आगे 0 लिखा हुआ है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता जिसको बोलते हो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, इस एप्सिलॉन 0। और ये होता है Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। ये आपका होगा कूलॉम का नियम। अब अपन देखते हैं के क्या है। के एक समानुपाती नियतांक है या कांस्टेंट है और के को अन्य रूप से ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के का मान और विमा क्या होती है जस्ट बात करते हैं अभी। तो ये आपको मेरे को लग रहा है कि शायद तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हो। परिभाषा में लिखा नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा सा डायरेक्ट समझ लो क्योंकि वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगी। दोनों आवेश हैं, निर्वात में दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती और मध्य आर के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये जो के है इसका मान चेक करते हैं कि के और एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जस्ट इसका मान इसकी विमा निकालते हैं क्या होती है, कई बार पूछ लेते हैं। देखो ध्यान से के बारे में और एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता है कई बार परीक्षा में। देखो आपका फॉर्मूला आया था कूलॉम के नियम में, क्या आया था? एफ बराबर के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आया था। एक अन्य रूप आपने ये लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। दोनों इक्वली है। अब ध्यान से देखो के क्या है? समानुपाती नियतांक है। और के का जो मान होता है ना बेटा वो ये होता है 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलॉम स्क्वायर। अब ये आया कैसे? प्रश्न ये उठता है के का मान, ये देखो ध्यान से कि आवेश का जो मान, ध्यान से देखना कि आपको ज्ञात करना है के का। अब इससे के निकालेंगे तो के बराबर ये क्या हो जाएगा? एफ। और ध्यान से देखो ये Q1 Q2 कहां चला जाएगा? नीचे, और ये R कहां चला जाएगा? सामने। तो F का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन। और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और कूलॉम का मात्रक हो जाएगा, ये Q1 Q2 है, ये आवेश का मात्रक इसका कूलॉम है C का स्क्वायर। और ये जो मान के का है वो यहां से निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो के की जगह आप ये लिखते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जो मान है वो ये आएगा
3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। तो इसका जो टोटल आंसर करोगे तो वो आएगा 9 इंटू 10 की घात 9। ये आपका आंसर आएगा। ये आंसर आपका के का मान आ जाएगा। 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू कूलम का स्क्वायर। ये आपका मान हो गया। ये के का मान हो गया। अब ज्ञात करते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। यह एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं। इसका जो मान होता है वो ये होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलम का स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो आप इसका मान लिख सकते हो। ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मान आ जाएगा यहाँ से, तो ये एप्सिलॉन नोट आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे आप सामने देखो क्या आ जाएगा, 4 पाई यहाँ चला जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, K1 K2 नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट का मान आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये याद भी करना पड़ेगा आपको, कोई और चारा नहीं है, इसको याद तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता की विमा ज्ञात करो, या निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखो, या निर्वात विद्युतशीलता का मात्रक लिखो। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। के का मान तो ये होता है, एप्सिलॉन नोट का मान ये होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। अब इसका एक मात्रक लिखते हो तो ये भी लिख सकते हो। कूलम का मात्रक है तो कूलम ऐसे लिख सकते हो, कूलम का स्क्वायर। न्यूटन हिंदी में भी लिख सकते हो इंटू मीटर का स्क्वायर। ये आपका हिंदी में हो गया। अब इसकी विमा निकाल लेते हैं कि इसकी विमा कैसे निकलती है। बहुत ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसकी विमा कैसे निकलती है वो देखो आप, वो बहुत ही इजीकरण है। आप इनकी अलग अलग पार्ट को विमा में डिवाइड कर दो, एक साथ निकाल कर इसकी विमा चेक कर सकते हो कि एप्सिलॉन नोट की विमा क्या आ सकती है। देखो ध्यान से, शायद तक ये समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला लिया कूलम का। के का मेरे को मान चाहिए था, तो के बराबर इक्वल रखूंगा तो पक्षांतर हो जाएगा, आर स्क्वायर एफ की तरफ चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। जैसे आपके सामने आ रहा है, एफ का मात्रक न्यूटन है, आर का मात्रक मीटर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। Q1 Q2 2 कूलम है तो ये स्क्वायर हो गए तो कूलम का स्क्वायर हो गया। और ये जो मान है आपका के का मान आ गया। ये मान आपने यहाँ से डिवाइड किया, ये मान आपका के का हो गया। एप्सिलॉन नोट का मान आपको पता ही है कि निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलम होती है, और ये आपका मात्रक हो गया। इसकी अपन देखते हैं विमा की विमा क्या होती है। देखो एप्सिलॉन नोट देखो बच्चों ध्यान से, इसकी विमा क्या हो सकती है। कूलम का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो मैं हर एक पार्ट को बता रहा हूं। जो क्यू का मात्रक होता है कूलम, या इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो क्यू की जो विमा निकालते हो वो जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको T1 से बोलते हैं। अब आपका मात्रक होगा न्यूटन। न्यूटन होता है बल का मात्रक, तो ये जो आपका न्यूटन है इसकी विमा तो बाय डिफॉल्ट आप निकाल सकते हो कि 11th क्लास में पूछी जाती है। या तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर m.a। तो इसकी जब विमा निकालोगे फोर्स की तो हो जाएगी m1 L1 T की पावर -2, ये हो जाएगी, जिसको बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक है। और मीटर का आपको पता ही है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर का क्या होता है कि इसकी जो विमा होती है वो L की घात 2 हो जाएगी, जो मीटर का स्क्वायर बोलते हो। ये दूरी को व्यक्त करती है, आर को। अब आप इन संख्याओं को रखकर इसमें विमा ज्ञात निकालोगे तो एप्सिलॉन नोट की जो विमा है वो क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, यह है सी स्क्वायर, तो A1 T1 स्क्वायर। न्यूटन की विमा जाएगी m1 L1 T की घात -2, और दूरी की हो जाएगी L की घात 2। अब चेक करो आप एप्सिलॉन नोट की विमा क्या सकती है। A की घात 2 T की घात 2, इसको एक साथ रख लेते हैं। m1 L की घात 3, ध्यान से देखो L1 और L की घात 2 ये घात है, घात हमेशा जुड़ जाती हैं।
तो 2 1 3, एल की संख्या एल में जुड़ेगी, टी का मान टी में जुड़ेगा, एम का मान एम में जुड़ेगा, m1 एल की घात 3 और टी की घात आ जाएगा -2। ये संख्या जब आप ध्यान से करो MLT के रूप में एक सिंगल लाइन में लिखेंगे तो ये संख्या नीचे से ऊपर जाएंगी तो इसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा m की घात -1 और l की घात कितनी दे रखी है -3 और t की घात -2 है, ऊपर चली जाते ही पॉजिटिव हो जाएगी तो t की घात 4 हो जाएगी और a की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये आपकी विमा हो जाएगी। नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ε0 की विमा हो जाएगी -m1 -3 t की घात 4 a की घात 2। ये आपकी ε0 की विमा पूछी जाती है। तो आप निर्वात की विद्युतशीलता की विमा अगर आपसे पूछी जाती है तो आप हर एक पार्ट की अलग अलग विमा निकालो, विमा निकाल कर उसको एडजस्टमेंट करके जो संख्याएं कट रही काट कर जो भी आ रहा रिजल्ट वो एक सिंगल लाइन में डिनोट कर दो। m4 होता है मास, l4 होता है लेंथ, t4 होता है टाइम, a4 होता है एम्पियर। ये आपका मान हो जाएगा। ये मान होने के साथ साथ ये आपका पार्ट होगा कूलाम का नियम कंप्लीट। आप कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे कल। और दूसरी बात, जो प्रश्न दिए गए वो प्रश्न के क्या है आप जवाब देना, मैं आपके कमेंट के लिए वेट करूंगा। क्या कमेंट करते हो, कैसे प्रश्नों का डिजाइन करते हो, और आप प्रश्न को भी पूछना इससे संबंधित। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हर बच्चों को है इससे जोड़ने की कोशिश करें। और ग्रुप में हमें कई बच्चों को जोड़ रखा है सरस्वती स्कूल से। और मैं हो सके तो यही कहूँगा कि सरस्वती स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो भी साइंस के बच्चे हैं जो भी जुड़े हुए हैं, वो खुद जुड़कर और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, वो भी इसका फायदा उठा सके लॉकडाउन के समय। और परीक्षा आपकी फिलहाल होगी। कौन सी डोटासरा की नोटिस आई है, उन्होंने कहा कि 12th क्लास और 10th क्लास की एग्ज़ाम है वो 1 जून को डिसाइड करके हम आपको बताएंगे। एग्ज़ाम हर हाल में कन्फर्म होगी। तो साथ साथ में इस चीज़ों से जुड़ते जाइए, ये परीक्षा में भी काम में आएंगे। और जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके भी ये काम में आने वाली है, क्योंकि ये NCERT का सिलेबस लागू हो रहा है, वो सिलेबस के अनुसार ही मैं चला रहा हूँ। और कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।